गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज डिस्कस कर रहे हैं हम एक नए टॉपिक के साथ, लेटर राइटिंग। 11th और 12th दोनों क्लासेस के लिए, इंग्लिश कंपलसरी के लिए टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है। 7 मार्क्स का टॉपिक है ये, 7 मार्क्स का आता है 12th क्लास में। 11th क्लास में लोकल एग्ज़ाम में और फाइनल एग्ज़ाम में अलग अलग मार्क्स होते हैं, मतलब 6-7 मार्क्स से कम नहीं होता है। अब बात करते हैं कि लेटर राइटिंग होता क्या है और किस टाइप के लेटर हमको हमारे सिलेबस में पढ़ने हैं। लेटर 2 तरह के होते हैं, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। ठीक है स्टूडेंट्स, लेटर एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स, द फर्स्ट इज फॉर्मल एंड द सेकेंड इज इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक। जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं वो आप या तो गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट अधिकारियों को लिखते हो, ऑफिसर्स को लिखते हो, है ना। या तो गवर्नमेंट होते हैं या नॉन गवर्नमेंट ऑफिसर्स को लिखते हो आप। और इनफॉर्मल जो लेटर्स होते हैं वो आप किसको लिखते हो, या तो फ्रेंड्स, दोस्तों को, है ना, रिलेटिव्स, रिश्तेदारों को, है ना, फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्यों को, इनको लिखते हैं। इनको पर्सनल लेटर्स भी कहते हैं, पर्सनल लेटर भी कहते हैं इनको। पर्सनल क्या कहते हैं इनको? पर्सनल लेटर्स भी कहते हैं इनको। ये पर्सनल लेटर्स भी होते हैं, ठीक है। पर्सनल लेटर्स, निजी पत्र भी कहते हैं। अब हमारे सिलेबस में हम बात करें तो फॉर्मल लेटर्स हैं, सिर्फ फॉर्मल, है ना। इनफॉर्मल लेटर्स हमारे सिलेबस में नहीं है। 11th और 12th में सिर्फ फॉर्मल लेटर हैं, पर्सनल या इनफॉर्मल लेटर्स हमारे सिलेबस में नहीं हैं। तो हमें बात करनी है फॉर्मल लेटर्स के बारे में ही, क्योंकि फॉर्मल ही हमारे सिलेबस में। अब फॉर्मल लेटर्स भी हमारे सिलेबस में 4 टाइप के हैं। 4 स्टूडेंट्स, कितने टाइप के हैं? 4, ठीक है। किन को लिखे जाते हैं फॉर्मल लेटर्स? पहली बात समझ गए आप, किन को लिखे जाते हैं? अधिकारियों को लिखे जाएंगे। किन को लिखे जाएंगे? अधिकारियों को, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, सरकारी हो या गैर सरकारी हो। तो देखिए फॉर्मल लेटर 4 तरह के होंगे। नंबर 1 आपके सिलेबस में एक होगा जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन। नंबर 2 होगा लेटर्स टू एडिटर। एडिटर को लिखा जाएगा, न्यूज़पेपर का होता है एडिटर। तीसरे होंगे आपके, है ना, न्यूज़पेपर के जैसे राजस्थान पत्रिका का, दैनिक भास्कर का, द टाइम्स ऑफ इंडिया का, एडिटर को लिखे जाएंगे। डिटेल में बात करेंगे पर्सनल, अभी तो यहाँ आपको इनके टाइप बताए जा रहे हैं। तीसरा होगा आपका ऑफिशियल लेटर, आधिकारिक पत्र। ऑफिशियल लेटर मतलब जैसे कि आप एसडीओ को लिख रहे हो, कलेक्टर को लिख रहे हो, है ना, एसएचओ को लिख रहे हो, एईएन को लिख रहे हो, जेईएन को लिख रहे हो, मतलब आप अधिकारियों को लिख रहे हो, है ना। तो वो होते हैं आपके ऑफिशियल लेटर्स। नॉर्मली कंप्लेंट के लिए लिखे जाते हैं, शिकायत के लिए। तो पहला हो गया आपका जॉब, दूसरा हो गया आपका लेटर्स टू एडिटर, तीसरा हो गया आपका ऑफिशियल आधिकारिक पत्र, और चौथा हो गया आपका बिजनेस। आप किसी व्यापार के लिए बिजनेस लेटर लिखते हो, ठीक है ना। तो हम चारों तरह के लेटर्स को पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में हैं ये चारों। एग्ज़ाम में 2 आते हैं, आपको 1 करना होता है, लेकिन हमको पढ़ने चारों ही हैं, ठीक है ना। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं किसको? जॉब एप्लीकेशन को। किसको? जॉब एप्लीकेशन को। जॉब एप्लीकेशन क्या होता है, इसका फॉर्मेट कैसे होता है, किस तरह से लिखा जाता है। याद रखें स्टूडेंट, चारों ही तरह के लेटर हैं जो फॉर्मल हैं, सिर्फ हमारे सिलेबस में फॉर्मल हैं, इनफॉर्मल नहीं है। इनफॉर्मल वो है, आपको याद है, आपने 10th में पढ़े होंगे कि डियर रोहित, डियर अंकल, वो टाइप के जो होते हैं वो इनफॉर्मल होते हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो हमें ये फॉर्मल पढ़ने हैं, चारों ही फॉर्मल हैं।
तो स्टूडेंट्स बात करते हैं सबसे पहले जॉब एप्लीकेशन के बारे में। ये जॉब एप्लीकेशन क्या होता है? सबसे ईजी है ये, चारों लेटर्स में सबसे ईजी यही है। देखो स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, ये तो मैंने आपको बेसिक जानकारी लिखी है, ये एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। जॉब एप्लीकेशन क्या होता है? जॉब एप्लीकेशन एक ऐसा लेटर होता है जो जॉब प्राप्त करने के लिए लिखा जाता है। पहली बात, किसके लिए लिखा जाएगा? जॉब प्राप्त करने के लिए। इसको कैसे लिखते हैं? जैसे मान लो कोई इंस्टीट्यूशन या कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था, कोई कंपनी नौकरी निकाल रही है, वैकेंसी निकाल रही है, और उसने उस वैकेंसी के लिए क्या किया है? न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया है, विज्ञापन दिया है। जैसे सपोज़ करो आप कि एमडी सर है ना, अखबार में क्या निकलवा दें? एक विज्ञापन निकलवा दें, एडवर्टाइजमेंट निकलवा दें कि हमें 2 इंग्लिश के टीचरों की आवश्यकता है। तो वो एडवर्टाइजमेंट उन्होंने न्यूज़पेपर में छपवा दिया, पब्लिश करवा दिया। अब जो भी सोचेगा कि मैं इंग्लिश का टीचर हूँ और इस जॉब के लिए कैपेबल हूँ, योग्य हूँ, वो क्या करेगा? एमडी सर को लेटर लिखेगा। तो वो लेटर नौकरी के लिए लिख रहा है, तो वो जॉब एप्लीकेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जॉब एप्लीकेशन। और वो जॉब एप्लीकेशन लिखने के साथ साथ अपना एक बायोडाटा और लिखता है, बायोडेटा और लिखता है, मतलब जिसको इंग्लिश की लैंग्वेज में सीवी या रिज्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीवी या रिज्यूम, बायोडेटा लिखता है वो। अब वो क्या होता है वो आप धीरे धीरे अभी पढ़ोगे जब सीख जाओगे, है ना। तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जॉब एप्लीकेशन मीन्स ए लेटर रिटन फॉर गेटिंग ए जॉब। एक जॉब एप्लीकेशन एक लेटर होता है जो नौकरी को प्राप्त करने के लिए लिखा जाता है। इट इज़ ए फॉर्मल रिक्वेस्ट। फॉर्मल लेटर होता है, पता है आपको? इन रिस्पॉन्स टू एन एडवर्टाइजमेंट। यह एक एडवर्टाइजमेंट होता है, उसका रिस्पॉन्स होता है। आप उसके मतलब उस एडवर्टाइजमेंट का आप जवाब देते हो। एडवर्टाइजमेंट छपा है तभी तो आप लेटर लिख रहे हो, एप्लीकेशन लिख रहे हो जॉब, नौकरी के लिए, जॉब के लिए। ये थोड़ी कि ज़बरदस्ती किसी के सिर पड़ोगे मुझे नौकरी दो। आपको लगा है कि कहीं वैकेंसी खाली है तभी तो आप अप्लाई करोगे नौकरी के लिए, और वैकेंसी है कहीं, नौकरी है कहीं, इसका पता किससे चलेगा? विज्ञापन के माध्यम से। तो आप किसी एडवर्टाइजमेंट का रिस्पॉन्स करते हो फॉर ए वैकेंसी, किसी वैकेंसी के लिए, खाली पद के लिए। ए जॉब एप्लीकेशन कंटेन्स, कंटेन्स का मतलब होता है, एक जॉब एप्लीकेशन में क्या होता है? एक बायोडेटा होता है। बायोडेटा आप जानते हो बायोडेटा क्या कहते हैं? शादी विवाहों में मांगा जाता है आजकल तो। हाँ, लड़के का नाम क्या है, इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, बायोडेटा पूरा है ना, आप जानते हो, नॉर्मल बातें हैं। इसको सीवी या रिज्यूम कहते हैं। बायोडेटा को क्या कहते हैं? सीवी बोल दो चाहे रिज्यूम बोल दो। सीवी का फुल फॉर्म आपको बताया जाएगा, बता देता हूँ बोल करके। करिकुलम विटाई होता है, इंक्लूडिंग। और इस सीवी में क्या क्या शामिल होता है? बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि एप्लीकेंट्स नेम, आवेदक का नाम, आपका नाम क्या है, आवेदक का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता, एक्सपीरियंस, अनुभव, रेफरेंस क्या होता है आपको बता दिया जाएगा, एंड सो ऑन, और वगैरह वगैरह जो और बातें हैं, ये सब किस में होता है? सीवी या रिज्यूम में होता है। तो जॉब एप्लीकेशन में क्या क्या होता है? जॉब एप्लीकेशन होता है, दोनों चीज़ें एक में ही है, प्लस रिज्यूम या सीवी होता है। ये दोनों चीज़ें लिखी जाएंगी, दोनों मिल करके जॉब एप्लीकेशन होता है, और इसके साथ ही क्या लगेगा आपका? रिज्यूम या सीवी लिखेगा। तो नौकरी के लिए लिखा गया लेटर जॉब एप्लीकेशन कहलाता है। अब इसका हम फॉर्मेट देखते हैं किस तरह लिखते हैं, बहुत ईजी है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये जो है ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट, प्रारूप ऑफ जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन का ये फॉर्मेट है। मैं थोड़ा पहले लिख दिया है कि जैसे टाइम आपका बचे, है ना। देखिए समझाता हूँ अब आपको। आपको स्टार्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड से, फैशन है होता है इंग्लिश में, आप उधर से भी स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है इधर से स्टार्ट करना, उधर से भी कर सकते हो, लेकिन फैशन चलता है इंग्लिश का, फैशन आजकल लेटर यहाँ से स्टार्ट करने का है, लेफ्ट हैंड साइड से। तो आप सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप 2 लाइन्स में, नॉर्मली 2 लाइन्स में
कभी कभी 3 लाइन्स में, 2 लाइन्स में आपको एड्रेस लिखना है। एड्रेस आपको अपना खुद का लिखना है, भेजने वाले का पता। पहला पॉइंट है सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता। जैसे 56/13 गांधीनगर कॉलोनी वगैरह, मकान नंबर यहाँ आ जाएगा, यहाँ शहर आ जाएगा अलवर। क्लियर? पहला पॉइंट भेजने वाले का पता, सेंडर्स एड्रेस आएगा। एक लाइन छोड़नी है, यहाँ ध्यान रखना, लाइन छोड़नी है यहाँ, ठीक है? हर पॉइंट के बाद लाइन छूटेगी, ये दिमाग में आप बैठा लें। नंबर 2 पर आएगा डेट। डेट लिखने का सिर्फ यही तरीका है, एक सबसे बेस्ट, और कोई नहीं है। आपको इसी तरीके से डेट लिखनी है, आप तो ये दिमाग में बैठा ले रहे हो। आप ऐसे मत लिख लेना 22/8, ये तरीका सही नहीं है, ये गलत है। ठीक है स्टूडेंट्स? तो दूसरा पॉइंट हो गया डेट। तीसरा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, जिस भी व्यक्ति को आप लेटर लिख रहे हो, जिस व्यक्ति को आप लेटर लिख रहे हो, उसका डेजिग्नेशन, उसका पद और उसका एड्रेस, उसकी संस्था का नाम, उसकी इंस्टीट्यूशन, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी कंपनी का नाम और उसका एड्रेस, मतलब उसका सिटी, विलेज, टाउन जो भी है, शहर, गांव, कस्बा जो भी है वो बताना है। 3 लाइन्स में होता है नॉर्मली तीसरा पॉइंट। लाइन छोड़नी है डेट के बाद। जैसे आप लिख रहे हो डायरेक्टर को, मैनेजर को, प्रिंसिपल को, HR मैनेजर को, कुछ कोई भी हो सकता है ना, LDC को, मतलब जिसको भी आप लिख रहे हो नौकरी के लिए। उसके बाद यहाँ दूसरी लाइन में लाइन नहीं छोड़नी। अब ये तीनों एक साथ हैं, ध्यान रखना। देखो मैंने ऐसे कर रखा है, तीनों एक साथ हैं। यहाँ आपको लिखना है उसकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, संस्था का नाम, संस्था का नाम आएगा, है ना। मान लो कोई बैंक है, आप मैनेजर को लिख रहे हो क्लर्क के लिए, तो आप लिख दोगे, है ना, क्या लिख दोगे, SBI बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, जो भी है। यहाँ प्लेस आएगा शहर, प्लेस आएगा शहर, है ना, मतलब टाउन, सिटी जो भी है वो आएगा। 3 लाइन हो जाएंगी ये, ठीक है। तो रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड एड्रेस, तीसरा पॉइंट है ये, प्राप्त करने वाले का पद और पता। लाइन छोड़नी है। चौथा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट फिक्स है बिल्कुल, यही लिखना है आपको। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो आप एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए टीचर, फॉर द पोस्ट ऑफ ए कैशियर, फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट, फॉर द पोस्ट ऑफ ए रिसेप्शनिस्ट, फॉर द पोस्ट ऑफ जो भी आपकी नौकरी, आप जिस पद के लिए नौकरी कर रहे हो, टीचर हो आप, रिसेप्शनिस्ट हो आप, या फिर क्या हो, जो भी हो, है ना, लाइब्रेरियन हो, जिसके लिए भी यहाँ वो आ जाएगा, है ना। बिल्कुल सेट लैंग्वेज है ये। 5वां पॉइंट है, लाइन छोड़नी है। सर या मैडम, ये सैल्यूटेशन होता है, अभिवादन, हिंदी में कहते हैं इसको अभिवादन। सर या मैडम लिखना है आपको, ये 5वां पॉइंट है। सर लिखो या मैडम लिखो, अब देख लो वो सर हैं या मैडम है, एक लिखना है। ये कितने पॉइंट हो गए? 5 पॉइंट्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कैपिटल लेटर्स का ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ कैपिटल है देख लेना आप लोग, ठीक है ना। हाँ, कैपिटल लेटर्स इन्हीं बात के मार्क्स होते हैं, ध्यान रखना है। कम से कम यहाँ से यहाँ लिखने में आपके 3 मार्क्स हो गए 7 में से। यहाँ से यहाँ तक आप लिखते हो कि आपके 3 मार्क्स हो गए, और नीचे आप लिखते हो उसके टोटल 3, जो बॉडी होता है उसके 4 मार्क्स होते हैं। इस तरह से टोटल 7 मार्क्स का होता है। आगे चलते हैं। तो 5 पॉइंट्स हो गए, ये नोट डाउन कर लो आप इनको, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, इसका जो बॉडी होता है वो बिल्कुल फिक्स लाइन है, आपको ऐसे की ऐसी आपको लर्न रखनी है, इसमें ज़्यादा माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे आपने लिख दिया सर, तो फिर लिखना है दिस इज़ इन रिस्पॉन्स, दिस इज़ इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट। आप कह रहे हो कि यह जो लेटर है, जिसका मतलब यह जो पत्र है, इज़ इन रिस्पॉन्स, प्रति उत्तर है, टू योर एडवर्टाइजमेंट, तुम्हारे उस विज्ञापन का। ये जो मैं लेटर लिख रहा हूँ, यह रिस्पॉन्स है तुम्हारे उस एडवर्टाइजमेंट का। दिस इज़ इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड, जो एडवर्टाइजमेंट छपा था इन, अब न्यूज़पेपर का नाम जिसमें भी छपा है,
इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, अखबार का नाम आएगा, ध्यान रखना, ये न्यूज़पेपर का नाम आएगा यहाँ, न्यूज़पेपर का नाम। इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड, फिर डेट आती है, डेटेड के बाद ऑन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर डेटेड नहीं लिखो तो ऑन लिखो, और डेटेड लिखते हो तो ऑन मत लिखो, डेटेड। अब जिस भी तारीख को विज्ञापन छपा है, आप लेटर लिख रहे हो, उससे पहले की डेट होगी, ये डेफिनेट है ना। 18 अगस्त 2020 ये डेट आएगी, ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ, फॉर द पोस्ट ऑफ, अब जिस चीज़ की भी पोस्ट है उसके बाद आपको पोस्ट लिख देनी है। मैं तो फॉर्मेट लिखा रहा हूँ, आपको पोस्ट लिख देनी है। यहाँ पोस्ट का नाम आएगा, पोस्ट का नाम, ठीक है, फुल स्टॉप। ये फिक्स लाइन ऐसे एज इट इज़ चलेंगी। फिर आप कहोगे, समझ में आई इस बात का मतलब क्या है? आप कह रहे हो दिस इज इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 18 अगस्त 2020 फॉर द पोस्ट ऑफ ए टीचर। मान लो टीचर के लिए है, टीचर के लिए आप लेटर लिख रहे हो, जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो आप कह रहे हो कि जो विज्ञापन 18 अगस्त 2020 को टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में, टाइम्स ऑफ इंडिया नाम का न्यूज़पेपर है, उसमें जो तुमने एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था उसका यह रिस्पॉन्स है। यानी उसके रिस्पॉन्स में मैं यह लेटर लिख रहा हूँ। तुमने वैकेंसी निकाली थी इस अखबार में एक टीचर के लिए, तो उसके रिस्पॉन्स में मैं, उस एडवर्टाइजमेंट के रिस्पॉन्स में यह लेटर लिख रहा हूँ आपको। फिर आप कहोगे आगे, बेसिक लाइनें एज इट इज़ लिखनी है। आई विश टू ऑफर, मेरी इच्छा है, माई सर्विसेज, मेरी सेवाएं, एज वन ऑफ दी कैंडिडेट्स, एक उम्मीदवार के रूप में, यानी मैं भी एक टीचर के रूप में अपनी सेवाएं ऑफर करने की इच्छा रखता हूँ। आई विश टू ऑफर माई सर्विसेज एज वन ऑफ द कैंडिडेट्स, एज इट इज़ लाइन लिखनी है। मैं मेरी सर्विसेज एक कैंडिडेट के रूप में ऑफ़र करना चाहता हूँ। तो ये आपको बेसिक लाइनें लिखनी है, और भी अभी बहुत बेसिक लाइन्स हैं, आपको एज इट इज़ लर्न रखनी है ये। फिर देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद पैरा चेंज करके एक लाइन आप ये लिख दीजिए, आई हैव डन, जो आपने कर रखा है, आई हैव डन, यानी आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह लाइन है एक, इसमें यही बता दो, आई हैव डन MA, MSc, MBA, MCom, BTech, MTech विद दिल्ली यूनिवर्सिटी विद 98% मार्क्स वगैरह वगैरह। ये आपकी ऐसी बेसिक लाइनें, लिखो तो लिखो, नहीं मत लिखो, आई हैव डन जो भी आप, जो आपने कर रखा है। आई हैव डन, जैसे मैं कहूँ मैं टीचर हूँ, जैसे मैं मेरी बताऊँ, आई हैव डन MA इन इंग्लिश विद 62% मार्क्स फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ये समझने की बात है। फिर आप लिखोगे, एक लाइन और है, आई फुलफिल, आई फुलफिल ऑल द कंडीशंस, मैं सारी कंडीशंस को पूरी करता हूँ। कंडीशंस का मतलब शर्तें। आई फुलफिल ऑल द कंडीशंस लेड डाउन, जो बतलाई गई हैं, इन योर एडवर्टाइजमेंट, तुम्हारे विज्ञापन में। मैं उन सभी कंडीशंस को, शर्तों को पूरी करता हूँ जो लेट डाउन का मतलब है बतलाई गई हैं, डिस्क्राइब्ड हैं, इन योर एडवर्टाइजमेंट, तुम्हारे विज्ञापन में। मैं उन सभी शर्तों को पूरी करता हूँ जो तुम्हारे विज्ञापन में बतलाई गई हैं। फिर पैरा चेंज करके फिर आप यहाँ से लिखिए, इफ़ गिवन ए चांस, या आप आई एम गिवन ए चांस, स्टैंडर्ड लैंग्वेज में इफ़ गिवन ए चांस वही बात है, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया आई एम। इफ़ गिवन ए चांस, यदि मुझे मौका दिया जाता है, टू सर्व यू, तुम्हारी सेवा करने का। इफ़ गिवन ए चांस टू सर्व यू,
आई अश्योर यू, मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ, मतलब मैं तुम्हें, आई मेक श्योर यू, मैं तुम्हें श्योर करता हूँ, आई अश्योर यू, मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ, डैट की, आई अश्योर यू, मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि, किस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूँ मैं तुम्हें कि, आई विल वर्क, मैं काम करूँगा, आई विल वर्क टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, मेरी संपूर्ण क्षमता के साथ, आई अश्योर यू डैट आई विल वर्क टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी विद डेडिकेशन, समर्पण के साथ, एंड सिंसियरिटी, और निष्ठावान, ईमानदारी के साथ, मैं सिंसियरिटी और निष्ठावान के साथ यानी भक्ति के साथ, समर्पित भाव के साथ क्या करूँगा, मेरी सर्वश्रेष्ठ एबिलिटी के साथ आपकी सेवा करूँगा। ठीक है ना, ये बातें आपको उसको, मतलब आप उसको एक तरह से एश्योर कर रहे हो, उसको आश्वस्त कर रहे हो इस तरह से बतला करके। ठीक है ना, एक लाइन और है, उसको आप और लास्ट में लिखोगे कि आप अपना क्या व्यक्त कर रहे हो, मतलब क्या आप प्रदान कर रहे हो, रिज्यूम या सीवी, वो लाइन और आपको लिखनी है। उस लाइन को भी हम लिखते हैं, तो वो लाइन लिखी जाएगी। फिर एक लाइन और लिखो आप, ये वाली लाइन लिखो यहाँ से, आई एम सेंडिंग या एनक्लोजिंग, एक ही बात है। एनक्लोजिंग का मतलब होता है संलग्न करना। आई एम एनक्लोजिंग माय डिटेल्ड का मतलब होता है विस्तृत, मैं मेरा विस्तृत सीवी या रिज्यूम जो भी है, एक होगा कोई भी। आई एम एनक्लोजिंग, मैं संलग्न कर रहा हूँ, अटैच कर रहा हूँ, मतलब इस लेटर के साथ, माई डिटेल्ड सीवी या रिज्यूम फॉर योर पर यूजुअल, तुम्हारे अध्ययन के लिए, यानी तुम देखो उसमें, मेरे बारे में आप जानकारी प्राप्त करो, फॉर योर पर यूजुअल एंड काइंड कंसीडरेशन, फॉर योर, आई एम एनक्लोजिंग माई डिटेल्ड सीवी रिज्यूम, मैं मेरा विस्तृत जो सीवी है या रिज्यूम है उसको एनक्लोज कर रहा हूँ, संलग्न कर रहा हूँ, अटैच कर रहा हूँ, फॉर योर पर यूजुअल एंड काइंड कंसीडरेशन, ताकि तुम मेरी अच्छी तरह से स्टडी कर सको, मेरा और तुम्हारी मतलब मेरे बारे में अच्छी तरह से आप जान सको, इसलिए मैं मेरा जो रिज्यूम है, सीवी है, उसको क्या कर रहा हूँ, संलग्न कर रहा हूँ। जो पर यूजुअल वर्ड है उसका मतलब होता है अध्ययन, पढ़ाई, और कंसीडरेशन का मतलब होता है सोच, महत्व, है ना, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, महत्व, तो तुम मेरे बारे में जान सको, मेरे बारे में सोच सको, मेरे बारे में अध्ययन कर सको, इस बात के लिए मैं मेरा जो रिज्यूम है उसको संलग्न कर रहा हूँ। उसके बाद मैं ऊपर लिखता हूँ, नीचे दिखेगा नहीं आपको। फिर आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ये हो गया पूरा। फिर इसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है और लिखना है थैंकिंग यू, ये आपको धन्यवाद व्यक्त करना है। फिर एक लाइन छोड़नी है, देखो ये 6 पॉइंट हो गया बॉडी ऑफ द लेटर, ये 7th हो गया, है ना, ये बॉडी ऑफ द लेटर हो गया पूरा, है ना। और फिर होगा योर्स, योर्स ऐसे लिखा जाएगा, कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं, पता नहीं अभी तक नहीं सीखे, इस तरह से ये गलत है, योर्स ऐसे नहीं आएगा, इस तरह आएगा, कोई कॉमा नहीं लगेगा, वाई कैपिटल होगा, ये भी ध्यान रखना, वाई कैपिटल। और योर्स फेथफुली एफ आएगा, एफ स्मॉल होगा, छोटा होगा, और यहाँ आपका नाम आ जाएगा XYZ जो भी नाम होगा। यहाँ आप नीचे एनक्लोजर्स लिख दोगे, जो भी आप संलग्न कर रहे हो सीवी या रिज्यूम, तो यहाँ लिख दोगे एनक्लोजर्स, है ना, इस तरह से आप लिख दोगे एनक्लोजर्स, ये आपको बता दिया जाएगा जब आप अटैच करोगे। तो यहाँ आप एनक्लोजर्स लिख दोगे इस तरह से, और आप बता दोगे कि क्या आप संलग्न कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये तो आपका एप्लीकेशन हो गया। अब बात आती है रिज्यूम की।